नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज हमने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करें जो कहीं ना कहीं आप अभी सीधे तरीके से इस बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप पर असर डालेगा, इम्पैक्ट होगा। खबर क्या है, आइए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने, एक एजेंसी है, उसने बंद की कर्ज देने की अपनी 6 डेट स्कीम। नकदी की कमी से बड़ी समस्या हो गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, लॉकडाउन के कारण उनका यह कहना है कि नकदी की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, इस वजह से वो अपनी 6 स्कीम बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल बॉन्ड मार्केट में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद अभी नहीं है, स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। वर्तमान चुनौती से निपटने के लिए स्कीमों को बंद करना ही एकमात्र विकल्प है। अब स्कीम बंद हो गई तो उसका परिणाम क्या होगा वो हम आगे जान लेते हैं। जो राशि निवेश की जा चुकी है या निवेशक उसे निकाल नहीं सकते, यानी जो पैसा था, सीधी सीधी मोटी मोटी आम भाषा में समझाएं, वो गया। इन 6 स्कीमों में निवेशकों की करीब 30,000 करोड़ रुपए की रकम अटकी है अभी। तो ये पैसा जो है, आप ये समझ लीजिए कि स्कीम बंद हो गई है। और ये इसलिए हुई है क्योंकि वो आप जो सुनते हैं, वो जो एड में बाद में आता है ना कि शर्तें लागू, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये वही मार्केट रिस्क है जिसकी बात हो रही है। इस स्थिति से निवेशकों में घबराहट पैदा होगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, और मानना लाजमी भी है क्योंकि घबराहट पैदा हो रही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि इतना बुरा कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ एक स्कीम है जिसके 6 डेट स्कीम बंद हुई हैं, एक कंपनी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के निवेश जो हैं वो जो उन्होंने निवेशकों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, स्थिति इतनी खराब नहीं होगी। लेकिन देखिए, एक बार जब प्रक्रिया शुरू होती है तो मन में एक सवाल जरूर आता है, और वो सवाल ये है कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, कोविड-19 का दौर है, ऐसे में नौकरियां जा रही हैं, लोग अपना पैसा खींच रहे हैं, स्कीमें बंद हो रही हैं, तो ये सिर्फ एक कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है, या अंग्रेजी में जैसे कहते हैं बस टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी आगे और भी बहुत बुरा होना बाकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास 2 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रसेश शाह, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं फिक्की के, और हमारे साथ विजय मेहता भी जुड़ गए हैं। आप फाउंडर, चेयरमैन हैं और सीईओ हैं मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के, और एक अर्थशास्त्री भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले विजय मेहता जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं विजय जी, कितना घबराए आदमी? देखिए, घबराहट तो है, और इस समय जो पूरी दुनिया में नर्वसनेस चल रही है उसमें ये बहुत बड़ा एडिशन है। और मैं अभी आपको सुन रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि दिस इज ओनली टिप ऑफ एन आइसबर्ग, कि कुछ ऐसा और इसके अलावा भी और फंड्स बैकअप कर जाएंगे, ऐसा मेरा अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, ये विश्वास आप क्यों दिलाते हैं और कैसे दिलाते हैं? अब देखिए, इसमें डिटेल में चर्चा इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि उन लोगों ने अपने फंड्स कहाँ लगाए हुए थे, कौन सी कंपनीज में थे, उन कंपनीज का क्या हुआ, आने वाली जो बाकी फंड्स हैं या बाकी डेट फंड्स हैं उनके फंड्स कहाँ पर हैं। जब तक ये डिटेल्ड एनालिसिस टेबल पे नहीं आ जाता, वो कहना तो मुश्किल है आपका जो आपने प्रश्न पूछा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो मुझे इस समय लग रही है, ये लग रही है कि अभी गवर्नमेंट के मेजर्स भी आएंगे, शायद इतनी परेशानी नहीं होगी, जो या इतना स्कीम्स और बंद नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। किस किस्म के मेजर्स की आप उम्मीद करते हैं सरकार से? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी फाइनेंशियल पैकेज तो अनाउंस
किया ही नहीं है। और जिस तरीके से यूएस में फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस हुए हैं और जितने बड़े लेवल पे पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, उसके मुकाबले में इंडिया में तो अभी कुछ ऐसा इमीडिएटली आया नहीं है। सिर्फ भरोसा आ रहा है कि हम करने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट की पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ कोविड-19 से लड़ने में जा रही है। और जो एक इंडस्ट्री है और जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, दे आर स्टिल वेटिंग। अब मेहता जी, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि एक ऐसे वक्त में आपने जो बताया उससे काफी रीअश्योरिंग लगता है कि ये इसको वन ऑफ माना जा सकता है अभी अभी इस मौजूदा स्थिति में। लेकिन जिस तरीके से जो तर्क दिया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के कारण नकदी की समस्या गंभीर हुई और हाल फिलहाल बॉन्ड मार्केट में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं। तो अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को यह लग रहा है तो कोविड-19 और लॉकडाउन से जो नकदी की समस्या है वो तो बनी ही रहेगी। मैंने इसलिए आपको बोला कि अभी गवर्नमेंट की ओर से जो मेजर्स आने हैं, वो मेजर्स की हमें वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेजर्स आने पे ही हमारा क्लियर होगा कि ये जो अब इक्विटी मार्केट्स भी जब गिरी थी उस समय बहुत ज्यादा पेसिमिज्म था, लेकिन हमने देखा है कि धीरे धीरे एक बॉटम बन गया। जब मैं पिछली बारी आपके चैनल पे था और उस समय मैंने जो बॉटम प्रेडिक्ट की थी, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट मुड़ के वापस आई है। और जो हमारे श्रोता उस समय प्रश्न पूछ रहे थे और आपके साथ ही था मैं, संकेत जी, आपने देखा कि जो मैंने बोला था वो ऑलमोस्ट ठीक ही निकला। तो अभी हमें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके अंदर होता है ये। आई मीन लाइक, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे वो जो निवेशक हैं उनसे कुछ सिंपथी नहीं है, लेकिन मार्केट में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे विजय मेहता जी, किसी के पास अगर आज की डेट में म्यूचुअल फंड है, ये डेट फंड है, ये बॉन्ड्स हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग जो हैं वो इस खबर होने के बाद तुरंत अपने कोई सीए को फोन कर रहा है, कोई इधर फोन कर रहा है, उधर फोन कर रहा है कि भैया ये कहां तक जाएगा मामला, कहां तक रुकेगा। एक अनसर्टेनिटी तो है ना, ये तो आप मानते हैं? देखिए, अनसर्टेनिटी तो जरूर है, लेकिन पीछे भी जो म्यूचुअल फंड्स की फिगर्स आई हैं उनके अंदर अभी लोगों ने निवेश करना बंद नहीं किया है। अब जो लोग, एक जस्ट फॉर योर एग्जांपल, जो लोग अभी विड्रॉ करना चाहते हैं अपनी स्कीम्स के अंदर और उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो उसी स्कीम के अंडर हुई है जिसमें वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो दे आर दोज हु आर वेरी नर्वस, दे आर ओपन टू विड्रॉ देयर फंड्स। उसमें कोई बंदिश तो नहीं है उनके ऊपर। और अगर किसी ने इस तरीके का फंड में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पे उनके ऊपर एक विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं है, यानी वो फिक्स टर्म में है, तो मुझे लगता है कि वो लोगों को तो वेट करना पड़ेगा। विजय मेहता जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रुक करते हैं हमारे दूसरे मेहमान का, खास मेहमान रसेश शाह। आप पूर्व अध्यक्ष हैं फिक्की के और ईडलवाइज जैसी एक बड़ी संस्था में भी आप कार्यरत हैं। रसेश जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो डेट फंड के वाइंड डाउन की बात बताई है, तो सबसे पहले तो सरल शब्द में आप ये बताएं ये किस तरीके से समझा जाए और क्या खतरा आगे भी है आपके हिसाब से? नहीं, ये तो है ही। आई थिंक अभी क्या है, थोड़ा पैनिक भी है, लेकिन ये जो इन्होंने वाइंड डाउन किया है, क्योंकि मार्केट में अभी लिक्विडिटी बहुत कम है और इनके जो फंड्स है उसमें जो रिडम्पशन आते थे, ये रिडम्पशन आने की वजह से उन्हें ये फोर्स किया जाता था कि ये कुछ भी प्राइस पे, कोई भी प्राइस पे ये अपने जो बॉन्ड होल्डिंग है उसको लिक्विडेट करे। तो इससे मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आता है और इन्वेस्टरों का भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये उन्होंने जो क्लोज किया है इसलिए किया है कि ये स्लोली स्टडीली वाइंड डाउन करके जो भी फंड के पैसे हैं इन्वेस्टर को वापस कर दे। इसमें एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स को अभी ये जो ओपन एंडेड स्कीम होती है कि उन्हें जब भी चाहिए तभी मिलेंगे पैसे,
वो शायद नहीं होगा। ये अभी जब लिक्विड होगा तभी उनको स्लोली मिलेंगे पैसे। क्या हुआ है, ये मार्केट में लास्ट 18 मंथ से जब से IL&FS का हादसा हुआ है, बॉन्ड मार्केट बहुत बुरी तरह से डिसलोकेट हो गए। बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है। म्यूचुअल फंड जो यूजुअली बॉन्ड खरीदते हैं उनकी बहुत रिडम्पशन आया है, तो उन्होंने भी बॉन्ड बेच के उसके भी प्राइसेस नीचे आए हैं। लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है। और ये जो कोविड की वजह से लास्ट 6-8 वीक से मार्केट के ऊपर जो प्रेशर आया है, लिक्विडिटी के, इकोनॉमी के ऊपर जो आया है प्रेशर, इसके लिए आरबीआई ने काफी कुछ चीजें की है। लेकिन आरबीआई ने जो लिक्विडिटी दी है वो उन्होंने बैंकों को दी है। और ये जो प्रॉब्लम है ये म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम है। म्यूचुअल फंड को लिक्विडिटी चाहिए, तो अभी हमें ये इलाज निकालना है कि ये लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड तक कैसे पहुंचा है। और ये जो रिस्क कवर्जन है, बैंकों का रिस्क कवर्जन है, म्यूचुअल फंड का, हर किसी का रिस्क कवर्जन है। हर कोई बोलता है मुझे कुछ रिस्क नहीं लेना है। और ये माहौल में, इकोनॉमी में जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है बाइंग सेलिंग की, वो बहुत रुक गई है। जी रसेश साहब, आपने बार बार ये लिक्विडिटी शब्द का प्रयोग किया। आपने बोला कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, रिस्क अवर्जन है, लेकिन ये आएगी कैसे जब कोई पैसा लगाने कोई तैयार नहीं है? आपने देखा होगा यूएसए में और काफी अदर कंट्रीज में गवर्नमेंट ने किया लिक्विडिटी दी है और ये भी कहा है कि रिस्क हम लेंगे। अगर किसी का डिफॉल्ट हुआ, अगर कोई एमएसएमई को आपने लोन दी और वो एमएसएमई का डिफॉल्ट हुआ तो वो गवर्नमेंट लेगी। लाइक हम इंडिया में क्या कर सकते हैं, आज एमएसएमई को बहुत लिक्विडिटी की जरूरत है, उनको क्रेडिट पहुंचती नहीं है। आरबीआई ने बैंकों को पैसे दिए हैं, लेकिन बैंक भी अपने जो एनपीए के जो इश्यूज है उसकी वजह से रिस्क कवर्ज है। और वो बैंक अगर वो लिक्विडिटी एमएसएमई को देती नहीं है तो एमएसएमई के पास तो आएगा ही नहीं पैसा कभी। तो अगर गवर्नमेंट एक फंड सेटअप करता है, आरबीआई उसमें लिक्विडिटी देती है और गवर्नमेंट ये कहता है कि इसका जो भी रिस्क होगा, इसमें अगर लॉस होगा तो मैं ले लूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है। तो हम जो बोलते हैं ना कि आरबीआई कैन बी द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, नहीं रसेश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता था रसेश जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ही पैसा लगाए और फिर सरकार ही रिस्क ले। फिर एक अहम सवाल ये हो जाता है कि सरकार कितना पैसा लगाए, निजी क्षेत्र में कितना लगाए और गरीब कल्याण में कितना लगाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास भी एकदम अपार धन है, वो भी अपनी प्रायोरिटाइज करेंगे। हर कंट्री में गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन उन्हें वो रिसोर्सेज हेल्थ केयर क्राइसिस के लिए भी टैकल करना है और इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए भी टैकल करना है। और हमारा ये मानना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में जो एमएसएमई है, तो अगर गवर्नमेंट लेटर से जीडीपी का 1% या 2% एमएसएमई के लिए ये सब रिलीफ दे दे, रिस्क ले ले, ये करके अगर गवर्नमेंट करती है, उससे एमएसएमई इज 30% ऑफ द इकोनॉमी। सो आपकी जो 30% इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए अगर आप 1% या 2% ऑफ दी जीडीपी अगर स्पेंड करते हो तो इससे तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में तो पेन होगा ही होगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे रसेश जी, डेट फंड्स और मार्केट इन्वेस्टमेंट में तो एमएसएमई भी इन्वेस्ट करते होंगे, ऐसे में उनको किस किस्म की मदद की उम्मीद होनी चाहिए सरकार से? या आई थिंक एक तो गवर्नमेंट और आरबीआई और सेबी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इसमें ये कुछ बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क हो नहीं सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हर इन्वेस्टर जाके रिडीम करना चाहेगा तो ये फिर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आरबीआई और सेबी ने काफी लिक्विडिटी पंपिंग की है, तो इसकी वजह से मेरा मानना है कि ये कंटेन हो सकता है। और इन्वेस्टरों को भी ये जानना है कि अगर थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो आएगा कभी ना कभी। ठीक है, रसेश शाह जी, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से बात की। उन्होंने ये बोला कि बॉन्ड्स से फ्रैंकलिन के हाथ खींचने पर क्या होना चाहिए या इसको किस तरीके से देखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। कोरोना महामारी के चलते, उसके बाद लॉकडाउन के चलते अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आई है
तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि उस मुश्किल को दूर करे। उसमें लगेंगे, उसमें पैसे खर्च होंगे, मैंने पहले ही आपसे कहा उसमें भी पैसे खर्च होंगे, और हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए कि कोई भी फंड खर्च करता है और उसमें जिन लोगों के पैसे फंस जाते हैं उनको हम राहत पहुंचाएं। ये करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो ये सरकार की एक मजबूरी नहीं, फेलियर मानी जाएगी, एक असफलता मानी जाएगी। इसलिए बचाने को बचाओ, लेकिन अगर नहीं बचता है तो फिर उसमें मदद करो।